हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 4 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। कास्ट बायस सेग्रीगेशन इन प्रिजन्स वायलेट डिग्निटी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जो इवन प्रिजन्स हैं वहां पर भी, ये अभी लिखना नहीं है, वहां पर भी कास्ट बायस हो रहा है। बायस मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अनइक्वालिटी है। कहाँ पर? सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करा जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है प्रिजन्स में। सो दैट इज वायलेशन ऑफ डिग्निटी। ये शेड्यूल कास्ट है, ये ट्राइब है, ये है, इसको इधर डालो। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे declared that caste discrimination of prisoners, segregation of their work according to caste hierarchy, and the treatment of inmates from the denotified tribes as habitual offenders within prison walls across India are oppressive to fundamental human dignity and personality. सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं? ये गलत है। तो अब जो मैं लिख रही हूँ वो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है, segregation of their work according to कास्ट हायरार्की, कि कास्ट के अकॉर्डिंग, कि अच्छा ये वाली कास्ट का है तो ये करवाओ, ये वाली कास्ट का है तो ये करवाओ, तो ये गलत है, ठीक है ना। एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट्स फ्रॉम denotified tribes एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है ना। कुछ ट्राइब्स के लोगों को हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन से होते हैं? हैबिचुअल, कि यार इनका तो काम ही ये करना है। हम कहते हैं, बहुत बार हम कह देते हैं, वो गलत है, हमें भी नहीं कहना चाहिए। हम कहते हैं अरे ये इस कास्ट का है, ये ऐसा होगा, विच इज रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रिजन में भी ये हो रहा है, विद इन प्रिजन। अब ये क्या हो रहा है? विद इन प्रिजन अक्रॉस इंडिया are oppressive to fundamental human dignity and personality। ह्यूमन डिग्निटी और पर्सनालिटी के लिए गलत है, ठीक है ना। अब इसके बाद द टॉप कोर्ट डायरेक्टेड द रिविजन ऑफ, टॉप कोर्ट ने क्या कहा है? टॉप कोर्ट डायरेक्टेड revision of prison manuals within 3 months, और क्या ऑर्डर किया? ऑर्डर्ड deletion of caste column and any reference to caste from register of अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स कौन है? जिनका ट्रायल कोर्ट में भी चल रहा है, उनका रजिस्टर में लिखा जाता है कौन सी कास्ट है, वो नहीं लिखा जाएंगे। द कोर्ट अंडरस्कोर्ड दैट मेंबर्स ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट। आर्बिट्ररी अरेस्ट, की अरे ये लोग तो ये कास्ट का है, इसने किया होगा, नहीं कर सकते अरेस्ट, ठीक है ना। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बोला कि जो डिनोटिफाई उनको अरेस्ट नहीं करना है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बने। एवरीवन इज बॉर्न इक्वल, दे कैन नॉट बी एनी स्टिग्मा अटैच, मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और अभी भी हम ये सभी कर रहे हैं। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योराइज द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये लिख सकते हो कि आर्टिकल 15(1) फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। आगे चलेंगे। Removing by states and UTs should revise prison manual. Center should address caste-based discrimination in Model Prison Manual, Model Prison Correctional Services Act 2023. ये मैनुअल है 2023, ये पता होना चाहिए आपको। कास्ट कॉलम्स आर रेफरेंसेस टू कास्ट, ये भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमने जो एक चीज नोट नहीं करी है वो क्या है? सेंटर शुड एड्रेस
caste based discrimination in Model Prison Manual 2016 and Model Prisons and Correctional Services Act 2023। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्रिजन से डीलिंग दो लॉज और एक मैनुअल और एक लॉ है, कौन से ईयर का है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे चलेंगे इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स टू ब्रिज जॉब मार्केट गैप्स। इंटर्नशिप क्या होती है? जब आप काम करते हो किसी कंपनी के साथ, किसी के साथ, पैसों के लिए नहीं, आपको पैसे तो बहुत थोड़े मिलते हैं, बट देन यू वर्क, यू लर्न द वर्क, ठीक है ना। यूनियन गवर्नमेंट ओपनड अप अ पोर्टल फॉर इंडियाज टॉप 500 कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन 1 ईयर इंटर्नशिप स्कीम। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ओपनड अप अ पोर्टल for India's top 500 companies to participate in 1 year internship scheme। तो 1 ईयर इंटर्नशिप स्कीम में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए टॉप 500 कंपनीज के लिए एक वेबसाइट यूनियन गवर्नमेंट ने बना दी है, ठीक है ना। अब इसमें एम क्या है? व्हाट इज द एम? यूनियन बजट, यूनियन टू ब्रिज, अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे यूनियन बजट में, ब्रिज द गैप बिटवीन द स्किल सेट ऑफ अनएम्प्लॉयबल यूथ, ठीक है ना। जो अनएम्प्लॉयबल यूथ है उसके पास स्किल सेट नहीं है, उसको स्किल सेट मिल जाएगा जब वो कंपनीज के साथ काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर दिस किक्स ऑफ प्रोसेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अबाउट 1 लाख यंगस्टर्स जॉइनिंग वन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफिशियली कॉल्ड द, इसको क्या बोला जा रहा है? ऑफिशियली कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम इन टॉप कंपनीज। क्यों लेकर आ रहे हैं? कि लोगों के पास, बच्चों के पास स्किल सेट नहीं है जो जॉब पे रिक्वायर्ड है, तो उन कंपनीज के साथ आप काम कर लो, स्किल सेट एक्वायर कर लो और फिर नौकरी कर लो, ठीक है। टॉप सोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ विच इज स्टेयरिंग द स्कीम। अब यहाँ पे स्कीम कौन स्टेयरिंग, कौन देख रहा है स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या कर रही है? इज स्टेयरिंग द स्कीम। और इसका एक और जो एम है वो क्या है? एम्स टू ट्रेन 1 करोड़ यूथ in 5 years। The lessons lesson learned from will help fine tune the schemes designed before cabinet full-fledged rollout। तो ये जो है ये कर रहे हैं, स्कीम का नाम क्या है? द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम इन टॉप कंपनीज। क्यों लेकर आ रहे हैं? कि लोगों को, बच्चों को स्किल सेट मिल पाए, वो अनएम्प्लॉयबल है, एम्प्लॉयबल हो पाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स स्कीम को देख रही है, ट्रेन करना चाहते हैं 1 करोड़ यूथ को इन 5 ईयर्स। उसके बाद मैरिटल रिलेशंस मस्ट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रेप प्रोविजंस, सेंटर टेल्स एपेक्स कोर्ट द सेंटर ऑन थर्सडे। अब मैरिटल रेप क्या है सबसे पहले समझ लेंगे, इसको लिखना नहीं है। नाउ व्हाट इज रेप? रेप इज कि अगर आप किसी इंडिया में रेप क्या है? अगर आप किसी लड़की के साथ सेक्स करते हो, सेक्स विदाउट कंसेंट, ठीक है ना, आप सेक्स करते हो बट विदाउट कंसेंट, दैट अमाउंट्स टू रेप, मोटा मोटा अगर हम बात करें, ठीक है ना। व्हाट इज मैरिटल रेप? मैरिज के अंदर अगर आप अपनी वाइफ के साथ विदाउट सेक्स करते हो विदाउट कंसेंट, तो दैट इज रेप, ठीक है। कंसेंट नहीं है तो सेक्स विदाउट कंसेंट इज अमाउंट्स टू रेप, ठीक है ना। मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया,
ठीक है, इसके ऊपर बात चल रही है कि मैरिटल रेप, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बिना कंसेंट के सेक्स करता है तो उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंटर कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो मैरिटल रेप इज दैट कि क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर सेक्स होता है एंड इट हैपन्स विदाउट कंसेंट, तो क्या वो पनिशेबल होना चाहिए। तो सेंटर ऑन थर्सडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट yet punishing non-consensual sexual acts by a man with his own wife as rape will impact conjugal relationship leading to serious disturbances in the institution of marriage। अब वो क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, भैया ये तो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मैरिटल रेप शुड बी एन ऑफेंस? हाँ, होना चाहिए, बट as an advocate I've also seen girls, women misusing the laws already। डोमेस्टिक वायलेंस है, झूठा केस डाल दो, फिर तो हर लड़का ही रेप के केस में जाएगा, ठीक है ना। बट हाँ, ये भी सच है कि बहुत दरिंदगी भी है लोगों में। आई एम यूजिंग द वर्ड, बहुत बहुत गंदे लोग भी हैं, ऐसे हस्बैंड्स भी हैं जो अपनी वाइफ्स को रेप सेक्स के नाम पर मारते हैं, बहुत अजीब हरकतें करते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन। सो इसके अंदर मैरिटल रेप की बजाय जो और भी, मतलब रेप की डेफिनेशन कुछ और भी होनी चाहिए, दैट इफ इट इज हैपनिंग इन अ वे कि उसमें मतलब इंजरीज हो रही हैं, ये हो रहे हैं, तो वो शायद हम कर सकते हैं। बट अगर हम प्लेन ऑफ रेप को कर देते हैं, हाउ विड वी गेट टू नो कि यार वो कंसेंट के साथ हुआ था, बिना कंसेंट के साथ हुआ था, उसका मिसयूज ज्यादा होगा। बट हाँ, ये भी डिनाई नहीं करा जा सकता कि आज की डेट में मैरिटल रेप नहीं हो रहे हैं, एक्चुअल मैरिटल रेप्स हो रहे हैं, जिसके अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बहुत अजीब अजीब हरकतें जो एक एनिमल के साथ भी कोई नहीं करेगा वो कर रहे हैं। सो यस, वी हैव टू कम टू अ कॉमन ग्राउंड। ठीक है, सेंटर told Supreme Court, Center told Supreme Court that punishing non-consensual sexual acts by a man with his own wife as rape will impact conjugal relationship and lead to serious disturbances in the institution of marriage। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा अगर हम रेप सेक्स विदाउट कंसेंट अगर मैरिज में होता है तो उसको रेप बना देते हैं, रेप कह देते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मेल फीमेल रिलेशनशिप, हाउएवर रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ which emerges as a result of tying of matrimonial knot is distinct from all these relationships। To ignore or even to seek undermine this is to ignore plain reality, government argued। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये रिश्ता थोड़ा अलग है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई है। यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, PIL has been filed seeking to strike down exception 2 of section 375 of IPC। तो यहाँ पर रेप को, मैरिटल रेप को एक्सेप्शन लिया हुआ है। इसके अंदर क्या है, प्रोविजन क्या कहती है, प्रोविजन एक्सक्लूड्स नॉन कंसेंशुअल sexual intercourse by a husband with his wife if latter मतलब wife is over 15 years of age from
ठीक है ना। तो ये वाली जो है ये एक्सेप्शन है कि अगर हस्बैंड वाइफ सेक्स करते हैं और बिना कंसेंट के करते हैं और वाइफ 15 ईयर्स से ऊपर है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। PIL हैज बीन फाइल्ड कि इस प्रोविजन को निकाल दिया जाए। इन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज देयर एग्जिस्ट बाय कंटिन्यूइंग एक्सपेक्टेशन बाय ईदर ऑफ द स्पाउसेस टू हैव रीजनेबल सेक्सुअल असेस फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे सरकार क्या कह रही है कि भैया सेक्सुअल असेस जो है वो एक दूसरे से चाह रहती है, एक स्पाउस की या दोनों की। Though these exceptions do not entitle the husband to coerce or force his wife into sex against her will, they constitute a sufficient basis for the legislature to distinguish qualitative between an incident of non-consensual sex within the marital sphere and without it. अब यहाँ पे this is very important. This is what I am saying कि यार ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर रेप हर सेक्स को वो तो वाइफ कह देगी कि भाई मान लो उससे डाइवोर्स लेना है, ठीक है ना। अब डाइवोर्स तो वो दे नहीं रहा है, उसको तंग कर रहा है कि भाई ठीक है इसने मेरा रेप किया, ठीक है कर लो मेडिकल। अब इसके अंदर इसका मिसयूज ज्यादा है और बेनिफिट कम है, ठीक है ना। The government represented by said it is reasonable to exempt relationship or marriage from drastic penal and procedures rigors of rape provision of the IPC. A husband certainly does not have any fundamental right to violate the consent of his wife. उसके पास fundamental right नहीं है, ठीक है ना। However, attracting the crime in nature rape as recognized in India to the institution of marriage can be arguably considered to be excessively harsh and therefore disappropriate. अब यहाँ पर जो NLSAT वाले बच्चे हैं वो ये जरूर नोट करें, AIIT पुणे वाले बच्चे जो हैं ये जरूर नोट करें, उनके लिए ये बहुत सही है। बाकी सबका जो MCQ वाला क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा जो मैंने आपको करवा दिया है। ST रिस्टेन्स पुलिस एक्शन अगेंस्ट ईशा फाउंडेशन, जो सदगुरु की फाउंडेशन है उसके अगेंस्ट बेसिकली क्या हुआ, तो एक फादर ने कंप्लेंट फाइल करी है कि मेरी दो बेटियों को इन्होंने, यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट एलिगेशन रेज्ड बाय अ मैन कि उनकी बेटियों को कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। सेड हिज 2 daughters वर बीइंग कैप्टिव इन द आश्रम, ठीक है। 500 strong police force, which he later toned down to 150, had examined everyone and every room of the ashram. He said, affected the control. You cannot allow the army of police to let an establishment reacted verbally. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये false वो थे, मतलब निकला नहीं कुछ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट restrained the Tamil Nadu government, Tamil Nadu police from taking any further action against ईशा फाउंडेशन। और ईशा फाउंडेशन फाउंडेड बाय किसके, फाउंडेड बाय जग्गी वासुदेव, जग्गी वासुदेव एलाइस, उनको और क्या बोला जाता है, सदगुरु, ठीक है ना। उनकी फाउंडेशन जो ईशा फाउंडेशन है उस पे चेकिंग हुई, पुलिस फोर्स भेजेगी, कुछ मिला नहीं। उसके बाद लेपर्ड पॉपुलेशन इन उड़ीसा फॉरेस्ट जम्प्स टू 22% टू 696 in 2 years. Some good news, उड़ीसा में पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो ऑल इंडिया लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 रिलीज ऑन थर्सडे, इसमें लेपर्ड पॉपुलेशन रेंज बिटवीन 668 and 724. However, the present leopard population lags behind the 2018 census. तो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइड ठीक है, इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं आ सकता है इसमें। स्प्लिट डिसीजन किस चीज़ के ऊपर, अब यहाँ पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है और इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स आई हैं। स्प्लिट बिटवीन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, दैट इज NCP। अब NCP का जो स्प्लिट है, ठीक है ना, ये क्या है, अब इसके 2 फैक्शंस बन गए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 2 फैक्शंस बन गए। इट हैज 2 फैक्शंस, 2 ग्रुप्स बन गए, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। एक ग्रुप कौन सा है, अजीत पवार का, और एक शरद पवार का। अब शरद पवार इज द फाउंडर ऑफ दिस पार्टी, ठीक है ना, पवार, ठीक है ना। एंड अजीत पवार ही हैज, वो कह रहे हैं कि अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्टी है NCP, ठीक है ना, चल रही है। अब अजीत पवार जो है वो अलग हो गए और कहते NCP मेरी है, ठीक है ना, मेरे साथ ज्यादा लोग हैं, और शरद पवार यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि पार्टी का नाम
ठीक है ना, पार्टी का सिंबल, ठीक है ना, पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल किसके पास जाएगा। तो यहाँ पर डिसीजन करना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है अजीत पवार के पास। क्यों भाई? क्योंकि जो महाराष्ट्र, ये बेसिकली मेजरली पार्टी महाराष्ट्र की है, जब इलेक्शंस हुए तो इनके लोगों को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिली। ज्यादा वोट्स किनको मिली? अजीत पवार के लोगों को, ठीक है ना। तो वो कहते हैं इनका है क्लॉक सिंबल। अब जो शरद पवार हैं वो ये डिसीजन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि भाई हमें वापस दे दो हमारा सिंबल। क्योंकि एक और चीज हुई है लोकसभा के अंदर, लोकसभा जो इलेक्शंस हुए, जो एमपी मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, उसके अंदर अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट मिली है और शरद पवार को 8 सीटें मिली है। तो वो कहे अब तो मेजोरिटी ज्यादा होगी, इनके तो विनर्स ही ज्यादा हो गए। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चैलेंज हुआ है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, ये सारा नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना, नाउ ऑपरेटिंग एज सेपरेट पार्टीज, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 फैक्शंस ऑपरेट एज सेपरेट पार्टीज, ठीक है। एनसीपी फाउंडर हैज अप्रोच, एनसीपी फाउंडर शरद पवार हैज अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट फॉर अ डायरेक्शन to NCP led Ajit Pawar to opt for a new symbol in assembly elections। अब महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, दोबारा से इलेक्शंस होने हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर शरद पवार को बोलो कि आप क्लॉक, जो क्लॉक सिंबल है, क्लॉक सिंबल है इज विद अजीत पवार अकॉर्डिंग टू और रूलिंग बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। This has been challenged in Supreme Court. This has been, तो यहाँ पर किसके लिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिंबल क्या है एनसीपी का, कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है एक्चुअली वो क्या है? क्लॉक है, ठीक है। शरद पवार ने जो इलेक्शंस लड़े इस बार, उनके जो सिंबल उन्होंने अडॉप्ट किया वो ट्रम्प विद वो था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये वाली चीज आपको बतानी चाहिए एनसीपी के बारे में कि इनके ग्रुप में डिवाइड हो गए ये। इंडिया मोर देन 3000 लेगेसी वेस्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है सुरक्षित, यहाँ पर अब बात हो रही है स्वच्छ भारत अभियान की, स्वच्छ भारत मिशन की। तो इसको पढ़ लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की। अब उन्हें कल द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ इन 2021। तो यहाँ पर तो क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट launched in October 2021 for a period of 5 years till 2026। तो क्या है स्वच्छ भारत मिशन 2.0? क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, 2026 का 2021 में इसको लॉन्च किया, ठीक है। लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स, तो डंप साइट्स बना दी जहाँ पे वेस्ट डाला जा रहा है, अनकंट्रोल्ड है, अनसाइंटिफिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी पे बनाई गई थी, अब सिटी जो है वो बढ़ गए हैं, हेल्थ हजार्ड्स हैं इनके, ठीक है ना, वेस्ट डंप के बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। स्वच्छ भारत मिशन और क्लीन इंडिया मिशन ये 2014 में स्टार्ट किया गया था, एलिमिनेट ये हम कर चुके हैं। इंडिया द मिशन एम टू अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2019-50। इन 2021 द गवर्नमेंट लॉन्च सेकेंड एडिशन 5 years स्वच्छ भारत क्लीन मिशन अर्बन, कमिटिंग टू मेक ऑल cities garbage free cities, all cities garbage free cities by 2026। ये एम है, ठीक है ना, जो इस वाले मिशन का है। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं टू रेमनो ऑल लेगेसी, ठीक है ठीक है। तो हमसे कन्वर्ट देम इनटू, अब यहाँ पर ये लिखेंगे SBM 2.0 aims to remediate all legacy dump sites
and convert them, sorry for the verb, them into green zones. क्या बना देना उनको? ग्रीन जोन्स. जो डंप साइट्स है उनको क्या बना देना? ग्रीन जोन्स. ये भी एम है. ठीक है. नाटो चीफ रूट विजिट्स यूक्रेन, वॉज टू शोर अप सपोर्ट. अब नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है ये हमें पता होना चाहिए. नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे, रूठे हुए मार्क या रट्टे. ठीक है ना. उसके बाद नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर लगी ही नाटो की वजह से है. यूक्रेन कहता मुझे नाटो ज्वाइन करनी है, रशिया कहता तू करके दिखा. प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि नाटो के अंदर इफ यू अटैक वन कंट्री, ऑल अदर कंट्रीज आर गोइंग टू कंसिडर दैट वन अटैक इज ऑन देम ऑल्सो एंड दे आर गोइंग टू फाइट. सो बहुत ही पावरफुल है ये नाटो. सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूटे. उसके बाद ऐसी लेज डाउन फंक्शनैलिटी एसेंशियली टेस्ट टू क्लेम आईटीसी. अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं? द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डिक्लेयर दैट रियल एस्टेट कंपनीज कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट्स अंडर जीएसटी रिजीम ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल स्ट्रक्चर्स इंटेंडेड फॉर रेंटिंग और लीजिंग पर्पसेस. तो यहाँ पर रियल एस्टेट वाले क्या ले सकते हैं? रियल एस्टेट कंपनीज कैन क्लेम input tax credits, that is ITC, under goods and services tax, that is GST regime, on costs of construction for commercial structures intended फॉर रेंटिंग. तो इनके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट्स ले सकते हैं. ठीक है ना. वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है ये. ठीक है ना. बट फिर भी एक बार लिख लो, अगर ज़्यादा डिस्कशन होगी तो लिख लेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता. ठीक है ना. ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के इनकम टैक्स टैक्स के क्वेश्चन इतनी डीपली नहीं पूछे जाते हैं. उसके बाद इंडियन पुश नीडेड टू एंड एड्स एज ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बाय 2030 यूएन एड्स. अब यहाँ पर यूएन एड्स डायरेक्टर, ठीक है, says it is unlikely, क्या कहा है उन्होंने? that it is unlikely that India will be able to achieve or end able to without India doing a large will meet the sustainable development goals as a public health threat, will be able to end AIDS as a global health threat by 2030. अब 2030 तक क्या है? यूएनएसडी क्या है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? कि यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर नेशंस है उनको गोल्स दे दिया. वन ऑफ द गोल्स क्या है? कि एड्स को खत्म करना है. बट इंडिया वो नहीं अचीव कर पाएगा, ऐसे यूएन एड्स डायरेक्टर कह रहे हैं. यूएन एड्स डायरेक्टर कौन है? ईमन मर्फी. बर्फी से याद हो सकता है मुर्फी, मंडे को बर्फी खाएंगे. ठीक है ना. इन ऑल एग्री सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स जो हैं ब्रॉट अंडर 2 न्यू स्कीम्स स्टेज टू इम्प्लीमेंट देम. द यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू मर्ज ऑल सेंट्रल स्कीम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इनटू 2 न्यू स्कीम्स. यहाँ पे लिखेंगे यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू मर्ज ऑल सेंट्रल स्कीम्स in agricultural sector into 2 new schemes. 2 नए स्कीम्स के अंदर लेकर आ रहे हैं. वो कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दैट इज PMRKVY। और दूसरी कौन सी है? कृष्योन्नति योजना, दैट इज KY। ठीक है ना, तो इन दोनों के नीचे मर्ज हो जाएंगी। योजना विल बी मर्ज इनटू स्कीम सच एज सॉइल हेल्थ, ये सारी आ जाएंगी। अब उसके अंदर मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, ये अलग से लिखेंगे, मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स। क्या है ये? मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स। ये क्या है? कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। क्या है ये? ऑयल सीड्स, NMEO ऑयल सीड्स। ठीक है ना, नेशनल मिडल एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स। अब ये क्या है? फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल्स। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? हमको क्या करनी है? प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, डोमेस्टिक इंडिया के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। वी हैव टू इंक्रीज व्हाट? हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। और सेल्फ रिलायंस, हमें किसी कंट्री से लेना ना पड़े ऑयल, ये अचीव करना है। मिशन जो है वो 7 ईयर्स के उसमें मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड over a 7-year period। ठीक है, the newly approved DMF will focus on enhancing production of key primary oil seed crops की प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी। वो कौन कौन से? रेप सीड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, sunflower, as well as increasing collection and extraction efficiency secondary sources। ये सबमिशन aims to increase primary oil seed production। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इंडिया टू ज्वाइन एनर्जी हब। अब इंडिया, नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया टू ज्वाइन एनर्जी हब। कौन सा एनर्जी हब ज्वाइन कर रहा है? कैबिनेट अप्रूव्ड signing of letter of intent enabling India to join energy efficiency hub। तो एनर्जी एफिशिएंसी हब ज्वाइन करेंगे। डू ए कमिटमेंट टू सस्टेनेबल अलाइंस इट्स एफर्ट टू रिड्यूस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करता है? दिस मूव solidifies India's commitment to sustainable development and aligns with its efforts to reduce greenhouse gas emissions। तो ग्रीन एफिशिएंसी हब जो है हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर इसके बारे में ज़्यादा बात होगी तो फिर हम ज़्यादा बात करेंगे, नहीं तो नहीं। SC स्लैम्स एयर पॉल्यूशन पैनल फॉर फेलिंग टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के लिए पैनल कौन सा है? एयर पॉल्यूशन पैनल कौन सा है?
ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एयर क्वालिटी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉरी फॉर द वर्ब, मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। बाइनियल एयर शो एरो इंडिया टू बी हेल्ड इन फेब्रुवरी, एरो इंडिया biennial air show to be held in Bengaluru in 2025। तो ये कहाँ पर होगा? 2025 में बेंगलुरु में होगा। ठीक है जी, लिख लीजिए इसको। तो ये एवरी 2 years होता है। बाइनियल इज अकरिंग एवरी ठीक है, अब आगे चलेंगे। USCIRF फ्लैग्स, USCIRF flags India's collapsing religious freedom. United States Commission on International Religion Freedom, a Washington-based, DC-based, bipartisan US federal government agency, has released a current update flagging. अब यहाँ पर क्या कह रही है? USCIRF flags India's collapsing religious freedom. तो ये इनका हर 3 महीने का काम है। ठीक है ना? हाँ, ये यही करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स वाले। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसने कहा कि इंडिया का सही नहीं है। फ्रीडम हैव कंटिन्यू टू वर्सन थ्रू आउट 2024। ठीक है ना, रिलीजियस फ्रीडम वर्सन बस इतना ही लिखना होता है किसने बोला। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, पूछा भी नहीं जाता है, बट फिर भी याद करना ज़रूरी है। कोई टीचर पूछ ले कि यही वाली है। ठीक है ना, ये क्या है? फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है, यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। In the section explaining demolition of places of worship, Muslim property, the report notes since the Indian authority have facilitated places of worship, ये सब लिखा हुआ है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हर बार ये आता है। SBM वाला हमने कर लिया है, स्प्लिट डिसीजन भी हो गया। ये वाई इटली मैटर्स टू इंडिया, इंडिया के लिए इटली क्यों मैटर करता है? वो क्या कह रहे हैं कि इस पॉली क्राइसिस के ज़माने में, ना व्हाट इज पॉली क्राइसिस रेफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कंपाउंडिंग क्राइसिस, जब बहुत सारे क्राइसिस इंटरकनेक्टेड हो जो एक साथ हो जाए। अब देखो यार, वर्ल्ड के अंदर कितना कुछ हुआ। ठीक है, कोविड, वॉर स्टार्ट हो गई, पहले एक फिर दूसरी, है ना, हुई जा रहा है, चीज़ें हुई जा रही हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सारे आ रहे हैं वैसे भी। तो इटली एंड इंडिया का जो पॉली क्राइसिस के एज में कॉमन इंटरेस्ट क्या है? शेयर कॉमन इंटरेस्ट बट ऑल्सो जॉइंट चैलेंजेस इन इंडो मेडिटेरियन सी। द रीजन इज वाइटल फॉर ग्लोबल ट्रेड, स्पेशली फॉर इटली विच रैंक्स अमंग्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स। ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चीज़ें दूसरी कंट्रीज को भेजता है। इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी, ब्लू रेमन सबमेरीन। तो इंडिया इटली रिलेशंस, तो इंडिया इटली रिलेशंस में हमें कुछ नई चीज़ें पता चलने वाली हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है? ब्लू रमन सबमेरीन डाटा केबल्स क्या करेंगी? विल सून कनेक्ट जिनोया विद मुंबई। अब इसके अंदर क्या है? हम इनके ऊपर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी डिपेंडेंट है। ठीक है ना, केबल से कनेक्ट होंगे। Piracy in the Red Sea, the conflict in Gaza and Lebanon, and the effects of Russia's aggression, agriculture, land, oil trade, इन सब से
हमारा है इटली हैज स्टेप्ड अप कमिटमेंट इन सिक्योरिटी एंड डिफेंस इन इंडियन ओशन रीजन एंड वेस्ट एशिया. अपार्ट फ्रॉम जॉइनिंग द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यूएन क्लॉस इन 2021, इट हैज बीन द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर. इटली का सेकेंड क्या लिखेंगे हम? इटली इज सेकेंड largest contributor to EU NAVFOR. Now, what is EU NAVFOR? EU NAVFOR is European Union Naval Force, Atlanta, and IMASOH. That is European Maritime Awareness in Strait of Hormuz. ठीक है ना. तो यहाँ पर टू सेफ गार्ड, ये क्या कर रहे हैं? टू सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन in Red Sea, Indian Ocean and Gulf. ठीक है ना. तो इंडियन इटली रिलेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि एक तो देखो ब्लू रमन सबमेरीन डाटा केबल्स आ रही हैं जिससे कि जियोना को मुंबई से कनेक्ट करेगा, तो हमें डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे. इटली सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है. इन दोनों की जो आपकी फुल फॉर्म्स हैं वो कौन याद करेगा? वो क्लैट वाले बच्चे याद करेंगे, ओनली क्लैट वाले याद रखेंगे. ठीक है ना. और इसके अंदर हमें याद रखना है कि इटली जो है वो रेड सी और इंडियन ओशन और गल्फ को सेफगार्ड करने में भी बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा है. रेड सी और ये वाली एरियाज में वही है जहाँ पर अटैक्स भी हो रहे हैं. ठीक है ना. समुद्री लुटेरे मतलब सी के अंदर जो लूटपाट होती है वो भी होती है. आफ्टर ज्वाइनिंग द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन मार्च 20 पेट्रोल, ये सब हो रहा है. ठीक है, ये बहुत डिटेल्ड है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पर क्लैट वाले, ओनली क्लैट वाले जो हैं ये पॉइंट लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो वी हैव ऑल्सो इंक्रीज आवर नेवल प्रेस है. इंडिया जॉइंट इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन इन मार्च 2023. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया? मार्च 2023. सो दैट्स इट गाइस. आई होप आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी. आई होप आपने सितंबर अभी तक रिवाइज कर दिया होगा. सितंबर के अपने जो नोट्स हैं वो कंप्लीट कर लो. ठीक है. एंड उनको रिवाइज करो. नोट्स कंप्लीट छोड़ो, रिवाइज जितने बनाए वो उतने रिवाइज करो एंड एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दो. ठीक है ना. एंड अगर आपका सितंबर का बैकलॉग है या किसी और मंथ का बैकलॉग है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. दैट्स इट. आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लगा. एंड इफ यू वांट टू चेक आउट आवर स्टडी मटेरियल तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.